क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 26 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा जो यूपीएससी के अलावा अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो टॉपिक्स हैं आज के इंपॉर्टेंट, वो देखिए बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे चूज़ किए गए हैं। जैसे हार्लेक्विन इच थायोसिस, ठीक, ये एक जेनेटिक रेयर डिजीज़ है। ठीक, रेयर डिजीज़ क्या होती है कमेंट करके तुम बताइए, मैं कई बार बता चुका हूँ ये। आगे ये है कि अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत एक प्राइम योजना आई है, किससे संबंधित है इसके बारे में जानेंगे। अगला है कि चिल्ड्रंस पे, बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। एक रिपोर्ट आई है बहुत ही बेहतरीन, सारा डेटा लेके, इसके बारे में यहाँ पे जब देखेंगे पूरा। और आपका हेग नेदरलैंड्स में जो जगह है वहाँ पे आपका ये केमिकल वेपन संबंधित एक संस्था है, उसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब बाहर से एक बाह्य लेखा जो मतलब इन्होंने अपॉइंट किया है पीसीडब्ल्यू ने, वो कहाँ का है यार। बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा जब आपको समझ में ये पता चलेगा कि कौन है वो। और अगला जो हमारा टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी से क्रू 2 मिशन। ठीक, अभी उन लोगों ने थोड़े दिन पहले पढ़ा था ना कि रशिया ने कहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हम लोग अब जो है वापसी ले लेंगे, हम अपना बनाएंगे, तो वाली चीज़ है यहाँ पर क्या होने वाला है समझेंगे। और आपको बता दें कि आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है। 26 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? विश्व बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, 1-to-1 डिस्कशन पूरा रहता है। ठीक, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाते हैं। अगर इसको आपको ज्वाइन करना है तो ये 1 स्टॉप डेस्टिनेशन हो जाएगा, अदरवाइज आप सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें डाउट सिर्फ टेस्ट सीरीज जो है क्लियर किए जाएंगे। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 9696060608 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है हार्लेक्विन इचथियोसिस। ठीक, ओडिशा में पहली बार ये देखा गया है कि एक बच्चा हार्लेक्विन इचथियोसिस के, जो कि एक रेयर दुर्लभ अनुवांशिक कंडीशन है, ठीक, रेयर जेनेटिक कंडीशन है, वो मतलब गंजम डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इंडिया में ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इंडिया में पहले भी हो चुका है, लेकिन उड़ीसा में पहली बार हुआ है। और ये जो रेयर डिजीज़ है ये मतलब आप समझो कि एक होती है 30 लाख लोगों में। ठीक, ये बहुत ही सीवियर जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक, जीन्स में परिवर्तन की वजह से होता है, पेरेंट्स से जो है न्यूबॉर्न में चला जाता है ये। और इन्फेंट्स में इसमें होता क्या है, अगर आप इसकी फ़ोटो देखेंगे तो आपको बहुत ही दुख होगा। मैं जब ये बना रहा था इसे तो मैंने एक बार फ़ोटो देखा, मैंने बहुत ही दुख हुआ मुझे उसको देख के कि कैसे ऐसी बीमारियां बेचारे छोटे बच्चों को हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे बहुत ही कम जीते हैं। ठीक, तो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से खाली हमें ये समझना है कि सीवियर जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें ऊपर की जो थिकनेस, जो स्किन होती है, हमारी त्वचा होती है बच्चों की, वो बहुत ही हार्ड हो जाती है और सारी बॉडी को कवर कर लेती है। और बीच बीच में कुछ जो है जगह पे क्रैक्स भी हो जाते हैं, तो अलग होते हैं। ठीक, स्किन में मतलब की प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। और स्किन की जो एबनॉर्मलिटी है वो आईलिड और नोज़, मुंह, सब जगह होता है, सब जगह। और इससे जो है ब्रीदिंग, सांस लेने में, रेस्पिरेटरी लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि त्वचा एक तो बहुत ही कड़ी हो जाती है। ठीक, और जो स्किन जैसे आमतौर पे क्या हम देखते हैं कि एक तरीके का प्रोटेक्टिव बैरियर होता है हमारे यहाँ। ठीक, हमारे शरीर पर एक सुरक्षात्मक बाधा होती है। ठीक, अब हमारे शरीर और हमारे वातावरण को इससे अलग करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हार्लेक्विन इचथियोसिस में ये बाधा जो है मतलब डिस्टर्ब हो जाती है और बच्चे को पानी, वाटर लॉस में, अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में, इन्फेक्शन फाइट करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये होता क्यों, ये समझ लीजिए। ये म्यूटेशन, ठीक है, जैसे आजकल क्या हो रहा है, कोरोना में म्यूटेशन हो गया, 3 तरीके के बने। ठीक, ये वैल्यूडेशन है, ब्राज़ील, यूके और साउथ अफ्रीका, ये 3 जो है म्यूटेशन आए हैं जो इसमें हुए हैं कोविड-19 वाले वायरस में। ठीक, तो म्यूटेशन ये क्विन इचथियोसिस के लिए क्या होता है, ये हमारे अंदर एक जीन होता है ABCA12 जीन, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, ये अपने को चेंज कर लेता है जीन। और इसकी वजह से क्या, ये जीन क्या करता है कि हमारे शरीर में एक प्रोटीन बनाता है, बनाने के लिए ऑर्डर करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन सेल का जो है मतलब सामान्य तरीके से विकास हो जाता है।
लेकिन इसमें जब म्यूटेशन हो जाएगा तो जो है वो जीन जो है फिर स्किन जो है अलग तरीके से बनती है। वैसे नॉर्मल में क्या होता है कि प्रोटीन जो है हमारे ट्रांसपोर्ट कर देता है, हमारे जो वसा है, जो फैट्स हैं, उनमें उनको ट्रांसपोर्ट करता है इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ठीक, जो स्किन मान लीजिए ऐसे है तो इसको वसा को धीरे धीरे आउटर मोस्ट लेयर जो है ये वाली, ठीक, ये वाली, इसमें जो है ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन इसमें म्यूटेशन होने की वजह से ऐसा हो नहीं पाता और बच्चे बेचारे इन्फेक्ट हो जाते हैं इससे। और बच्चे मतलब 30 लाख लोगों में एक को होता है, ये काफ़ी रेयर है और कुछ ही केसेस पूरे वर्ल्ड में 200-250 ही होते हैं खाली। और जो है ट्रीटमेंट देखिए इसका है, बट बच्चे ज़्यादा दिन जी नहीं पाते हैं इसमें, ये वाली चीज़ है। न्यूनेटल, आप लोगों ने सुना होगा, न्यूनेटल यानी नवजात ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, तो उसमें रखा था, नीकू बोलते हैं इसे। और उसमें हीटेड इंक्यूबेटर और हाई ह्यूमिडिटी में रखते हैं, मतलब कि जो वहाँ पे आपका जो है पानी मतलब वो ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और हीटेड इंक्यूबेटर रहता है, टेम्परेचर बढ़ा के रखते हैं। पहला केस इंडिया में रिकॉर्ड हुआ था 2016 में नागपुर ज़िले में, और पहले भी पटना, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन सब पे हुआ, बट सरवाइव नहीं कर पाते हैं ये बच्चे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा है अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड प्राइम। प्राइम क्या है कि आपका फुल फॉर्म देखिए, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स, जो शोधकर्ता हैं उनके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, समझना, ऑन इनोवेशन, नवाचार, मार्केट रेडीनेस, मतलब कुछ ऐसा इनोवेशन करो जिसको मार्केट में आसानी बेचा जा सके, बेचने के लिए तैयार किया जा सके, एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता। ठीक, नीति आयोग का आप लोग को पता है अटल इनोवेशन मिशन है। ठीक, इसके अंतर्गत एक नया प्रोग्राम आया है प्राइम नाम से। ये प्रोग्राम उन शोधकर्ताओं के लिए है जो कि इनोवेशन, नवाचार करना चाहते हैं और फिर जो भी चीज़ें स्टार्टअप करके जो भी आइडिया लाएं वो मार्केट रेडी हो जाए, मतलब बेचने में आसानी हो। ठीक है, और उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाया जा सके। ठीक, अब डीप टेक का इसमें काफ़ी यूज़ होगा इस वाले में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है डीप टेक। ठीक, अब देखो क्या है कि डीप मतलब टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपकी ये हो गई मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, कृत्रिम बौद्धिक वाली चीज़ें जो हैं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सब डीप टेक में आते हैं। ठीक, इसमें ये होता है कि आपका जो भी आप मतलब टेक्नोलॉजी नई लाते हो, ठीक, नई से नई और बहुत बेहतरीन, और वो लाते हो, एक तो वैज्ञानिक डिस्कवरीज होती है, मतलब कोई एविडेंस जो वैज्ञानिक तौर पे जो मतलब जिनको ये हो सके, हाँ यार, कि सन जो, जैसे हम कहते हैं ना कि सन जो है वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करता है, तो ये किसका सॉलिड एविडेंस है हमारे पास। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी आती हैं और जो हमारे लोग हैं, हमारे पीपल हैं, जो समाज है, उनकी जीवन पे बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा प्रभाव डालती है। ठीक, ये सेक्टर जो है कई जगह हो सकते हैं, जैसे कि एग्रीटेक, एग्रीकल्चरल में, एरोस्पेस स्पेस में हो गया, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, सब में कुछ एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब होता है। ठीक, ये प्राइम वाला आपको समझ में आ ही गया था। अटल इनोवेशन मिशन है, नीति आयोग के अंतर्गत इसका नया प्राइम नाम से एक प्रोग्राम आया है। इस इनिशिएटिव में क्या है कि हम प्रोत्साहित करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप और वेंचर अक्रॉस इंडिया। ठीक, तो इन्होंने क्या है कि एम यानी नीति आयोग ने हैंड में लाया है इनके साथ में, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में, और पूरे भारतवर्ष में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा, जिसको कार्यान्वित कौन करेगा, आपका वेंचर सेंटर करेगा, जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। बिजनेस इंक्यूबेटर क्या होते हैं, कल परसों मैंने इसको बताया था आप लोगों को। पहला जो समूह निकलेगा ये ओपन टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपर्स का, वो डीप टेक से ही संबंधित हैं, जो मैंने ऊपर बताया कि मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाओ जो लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस लाएं पॉजिटिव वे में। ठीक, और इसके प्रोग्राम के जो हैं इज़ ओपन टू ऑल CEO, ये सभी जितने भी चीफ जो आपके एंटरप्रेन्योर ऑफिसर्स हैं, ठीक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, चीफ इंक्यूबेशन मैनेजर हैं, सभी के लिए ओपन है ये। सब लोग आओ, डीप टेक्नोलॉजी में आपके पास अगर आइडिया है बढ़िया तो हम उसको बढ़ाएंगे आगे। इस योजना का लाभ यही है कि जो भी मतलब जो लोग चुने जाएंगे इसमें, उनको 12 महीने की अवधि में उनका प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, मतलब ट्रेनिंग सब कराई जाएगी उनको। जैसे ये वीडियो सीरीज़ चल रही है वैसी वीडियो सीरीज़ के जरिए वो सब उन लोग को सिखाया जाएगा। ठीक, और इसमें वही है प्ले बुक, वीडियो लाइब्रेरी, पीयर टू पीयर लर्निंग, मतलब आपस में दोस्त लोग सब लोग बैठ के बात भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है।
एम प्राइम प्रोग्राम जो है ये रैपिड स्केलिंग अप ऑफ डीप टेक, मतलब डीप टेक जो साइंस के वेंचर हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ताकि जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट बेस है बस वहीं दिया जाए, बट उनको ये भी दिया जाए कि जो उनको वाकई में कोई बंदा है वो क्या डिजर्व करता है वहाँ तक भी उसको पहुँचाना है। समझ रहे हो? एम हैज़ बीन द फोर फ्रंट ऑफ, अब एम अटल इनोवेशन मिशन आपको पता ही जो कि नीति आयोग का है, ये हमेशा प्रमोट करता है, संवर्धन करता है आपका जो है कि लोग जो है नवाचार नए नए आइडिया लेके आए और उनके अंदर उद्यमिता बढ़ाई जाए, एंटरप्रेन्योरशिप। वो सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स होने चाहिए, ठीक, जॉब क्रिएटर्स होने चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ है थ्रू आउट द नेशन, पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत में चल रहा है। डीप टेक्नोलॉजी क्या है? वही है कि ये एक आउटकम है इंटेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी गई है, उसका एक ये परिणाम है जिसमें कि हाई नॉलेज कंटेंट होता है, ठीक, उच्च ज्ञान यहाँ पे दिया जाता है। और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, उनकी जर्नी में ये एम्फेसिस करता है कि वो अपनी आराम से, मतलब बिना किसी रिस्क के आराम से अपने आइडिया को मार्केट में ला सकें। और अटल इनोवेशन मिशन आपको पता ही है, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आपका, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमारे भारत के हर कोने से। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम नए नए प्रोग्राम, नई नई पॉलिसीज़ लाएं ताकि इनोवेशन हमारे यहाँ चले और आर्थिक जितने भी हमारे सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, उसके सारे सेक्टर्स में सारे उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि जो है अपॉर्चुनिटी बने और लोग जो है जो डिज़र्व करते हैं उसको पा सकें, ठीक। अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा ताकि वो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोसिस्टम सब आसानी से हो सके, ठीक। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि एम आपका नीति आयोग प्राइम किससे संबंधित है, डीप टेक क्या होता है। ये अगर आप कीवर्ड्स देखो ऐसे याद रखा करो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रिवाइज करते समय या पढ़ते समय ज़्यादा ध्यान देनी है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन आपका प्रभाव क्या चिल्ड्रन पे पड़ता है। आप देखिए एक नई रिपोर्ट आई है, इंडेक्स आया है, सूचकांक, जो कि है नोत्रे दाम ग्लोबल एडाप्टेशन इनिशिएटिव। इससे रिलेटेड हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि कैसे राज्य कौन कौन से हैं भारत के जो कि कितनी संवेदनशीलता है उनके प्रति क्लाइमेट चेंज का, मतलब क्या प्रभाव क्लाइमेट चेंज का पड़ सकता है और किस हिसाब से वो अपने आप को अनुकूल बना रहे हैं वाला अभी हम लोगों ने देखा था ना पीछे, जिसमें झारखंड, बिहार और आसाम को बताया गया था कि बहुत ज़्यादा वनरेबल है हाईली। यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे भी कुछ कुछ सिमिलर है, ठीक। ये नॉर्टरदाम ग्लोबल एडाप्टेशन इनिशिएटिव है, अनुकूल बनाने की एक वो पहल है, सूचकांक है, कंट्रीज़ के लिए है ये। और उसमें ये देखता है कि वो किस हिसाब से वो संवेदनशील हैं या फिर वनरेबल हैं या उनको खतरा है क्लाइमेट के डिसरप्शन से। क्लाइमेट डिसरप्शन क्या होगा भाई कि जो है स्टॉर्म आ जाए, ठीक, सूखा पड़ जाए, फ्लड आ जाए, ये सारी चीज़ें, रेडीनेस टू कैपेसिटी, और किस हिसाब से वो अपने आप को अनुकूल बना सकते हैं क्लाइमेट चेंज से, मतलब लड़ सकते हैं, ये वाली चीज़ है। इसमें देखिए मुख्य बिंदु यही है कि आपका जो है किस तरीके से सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल जो है इसने ये एनालिसिस करी है, ठीक। ये एक तरीके का जो है एनजीओ है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बचपन बचाओ आंदोलन किसका है, कैलाश सत्यार्थी जी का है, जिसके लिए उनको जो है पूरा पीस प्राइज़ भी मिला था, नोबल पीस प्राइज़। बताइए किसके साथ में मिला था, ठीक है, ज्वाइंटली मिला था उनको नोबल पीस प्राइज़, किसके साथ में मिला था, सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल ने जो है इसका विश्लेषण किया है इस वाली इंडेक्स का। और जो क्या उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला वो यहाँ पे देख लेते हैं। 490 मिलियन चिल्ड्रन ये कहते हैं, मतलब करीबन 49 करोड़ जो बच्चे हैं पूरी दुनिया में 18 साल के नीचे, वो सफ़र करेंगे रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, हाईएस्ट रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है सफ़र करेंगे लोग। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ 35 अफ्रीकन कंट्रीज़ में रहते हैं। 49 करोड़ जो बच्चे हैं जो कि 18 साल से नीचे हैं, सिर्फ 35 अफ्रीकन कंट्रीज़ में रहते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा खतरा है कि जो है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो प्रभाव पड़ेगा उसका। समझ में आ गई बात। अब जो सब सहारन अफ्रीकन है, ठीक, सब सहारा जैसे ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, तो उसमें जो सब सहारन ये सारा डेजर्ट है, उसमें सब सहारन जो ये कंट्रीज़ हैं अफ्रीका है, उसमें जो है 45 पूरे ग्लोबली अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में 45 ऐसी कंट्रीज है जिसमें हाईएस्ट क्लाइमेट का रिस्क है, जिसमें से 35 तो सिर्फ इसी एरिया में है।
इसमें आपको नाइजर, चैड और ये सब आते हैं। अच्छा, कौन कौन से देखिए यहाँ बताए भी हुए हैं। देखिए कौन कौन से, आपका चैड हो गया, सोमालिया हो गया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो गया, इरिट्रिया हो गया, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया। ठीक, आर द लीस्ट कैपेबल, मतलब अडाप्ट ही नहीं कर पाए ये लोग, लीस्ट कैपेबल है, इनकी क्षमता भी नहीं है क्लाइमेट चेंज से निपटने की, उनके खिलाफ लड़ने की। करीबन 750 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं 45 कंट्रीज़ में हैं। ठीक, और यहाँ पे 490 किस में थे, 35 में से थे। ठीक, पूरे वर्ल्ड में 45 कंट्री हैं जो कि मोस्ट अफेक्टेड होने वाले हैं, जिसमें से 210 मिलियन अगर देखा जाए। ठीक, तो 3 साउथ एशियन कंट्रीज़ में है। वो कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। देखो वैसे तो पाकिस्तान इतना वो लायक नहीं है कि हम उसको कुछ बोलें। मैंने पहले ही बोला है कि पाकिस्तान के लोग नहीं, पाकिस्तान के कुछ लोग जो चाहते हैं, दहशतगर्द हैं और चाहते हैं कि हमसे रिश्ते कभी अच्छे ना हो, उनके लिए मैं खाली वो करता हूँ उनकी। बाकी बच्चों के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान से अपील है कि वो उसको जो है उसको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के साथ में ऐसा ना करें, क्योंकि देखो जो बच्चे हमारे झेलने वाले हैं उसका उन्होंने उसमें कुछ भी गड़बड़ किया नहीं, वो सारी गड़बड़ हमने करी है। ठीक, तो हमारे जो है बच्चे जनरेशन आगे झेलेंगी, और इसीलिए जो है किस पे हम लोग इस समय जो है जोर दे रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, जिसको कि 2030 तक हमें अचीव करना है। कई सारे टारगेट्स हैं, कितने टारगेट्स हैं, 17 टारगेट हैं, 169 गोल्स हैं। आज जाके इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कौन से हो सकते हैं, बाढ़ हो सकती है, सूखा हो सकते हैं, तूफान हो सकते हैं, जो कमज़ोर बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा। चिल्ड्रन जो है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि फूड शॉर्टेज हो जाए। ठीक, खाद्यान्न मतलब क्या दिक्कत हो सकती है, डिजीज़ और पानी की स्कार्सिटी हो जाए, और वाटर लेवल जो सी वाटर लेवल बढ़ रहा है वो उससे भी दिक्कत होगी। कई सारी जो इन्हें इन द एब्सेंस ऑफ, अब कई सारे मेजर्स अगर आपके पास नहीं होंगे कि आप क्लाइमेट चेंज से जो प्रभाव दिख रहे हैं उनसे निपटने के लिए, तो फैमिली, चिल्ड्रन उनको पॉवर्टी में ढकेल देगी। ठीक, जो लोग सही थे पॉवर्टी में ढकेल दिए, और जो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे वो पुअर हाउस होल्ड होंगे, ये ध्यान रखना। तो पॉवर्टी वाला SDG गोल कौन सा है, पॉवर्टी खत्म करने के लिए। और चिल्ड्रन जो है उन्होंने सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है, ठीक, इस संकट में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइस उन्हीं को पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि भारत की जो रैंकिंग आई है ये ND गेन वाले में, वो 66 है पूरे 181 वर्स्ट हिट कंट्रीज में से, ध्यान रखना है वाली सूचकांक। और ND गेन इज पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन प्रोग्राम, एक क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन प्रोग्राम है, जलवायु परिवर्तन अनुकूल कार्यक्रम है, उसका ये पार्ट है ND गेन। और यूनिवर्सिटी नोत्रे दाम एनवायरमेंटल चेंज इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है। और नोत्रे दाम जो ये गेन कंट्री इंडेक्स है, ये दिखाता है कि कंट्री किस हिसाब से अपने आप को उनके अंदर वो प्रिपेयर हैं ग्लोबल चेंजेस, क्लाइमेट चेंज में जो चेंजेस आने वाले उनसे निपटने के लिए कितना तैयार हो भाई। ठीक, एग्जाम आने वाला है तो आप उसके पढ़ने के लिए कितना तैयार हो, या फिर आप उसको सिर्फ पोस्टपोन ही कराना चाहते हो, ये वाली बात है। ठीक, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशन से है। यहाँ पे भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है, जो हेग यानी नेदरलैंड्स में बेस्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW। इसका ऑडिट ये लोग अपना एक्सटर्नल ऑडिटर चूज कर रहे हैं, और किसको चूज किया है, बेहतरीन हमारे भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल GC मुर्मू जो हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर आपके होंगे OPCW के। ठीक, और वो ऑडिट करेंगे, मतलब इनका जो है पूरा महालेखा परीक्षक जो है हमारे नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक GC मुर्मू वो बनाए जाएंगे। ठीक, अच्छा, GC मुर्मू मेरे ख्याल से कुछ टाइम तक आपके क्या नहीं, शायद जम्मू कश्मीर के वो भी रहे थे, मुझे जैसा याद आ रहा है। और आर्टिकल नंबर जो है आर्टिकल नंबर 148 में आता है, ये संवैधानिक निकाय मतलब संस्था है CAG। और लेकिन इसमें जो है कंट्रोलर का नाम जो कहते हैं मिसनोमर है, ऐसा क्यों, ठीक, बताना है आप लोग को। कंट्रोलर का मतलब नहीं है भारत में सिर्फ ऑडिटर जनरल होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं CAG को। ठीक, और इसमें देखिए प्रेस्टिजियस इंटर गवर्नमेंटल ये केमिकल वेपन्स जो होते हैं, OPCW क्या है, ये चाहता है कि प्रोहिबिट होए केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स कौन कौन से तरीके, जैसे नर्व गैस आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लोगों ने यूज़ किए थे, अभी सीरिया में काफ़ी यूज़ हुआ था। मस्टर्ड गैस होती है, नर्व गैस होती है, ये सब जो है क्या है कि मतलब आपने केमिकल वेपन मार दिया, कुछ भी बम धमाका कुछ नहीं। और लोग अब देखो जैसे
इससे क्या होता है कि इससे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी या फिर जहरीली गैस बन जाएगी, जिससे लोग जो है दम घुटने से मर जाएंगे। तो ये वाली चीज़, तो ऐसे वेपन्स को प्रोहिबिट करना, उनका यूज़ ना होना जो है, उसको मतलब स्टॉक पाइलिंग को इकट्ठा करके ना रख सके, ये सारे कार्य जो है, और इसको जो है मतलब इसका कार्यान्वयन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? OPCW करता है। तो इसके एक्सटर्नल ऑडिट करने के लिए GC मुर्मू CAG जो है हमारे, उनको रखा गया है। समझ में आ गई पूरी चीज़? यहाँ पे है 2021 में होगा, 3 साल के लिए है। इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता है उसने सेलेक्ट किया है एशिया ग्रुप से। किसको करना था? तो CAG हमारे भारत वालों को किया गया है। OPCW जो है आपका 1997 में फोर्स में आ गया था, ठीक है। मतलब इसका जो है कन्वेंशन, आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन आता, उसके अंतर्गत ये OPCW जो है एक संस्था है 193 मेंबर की, और इसकी सीट हेग नेदरलैंड में है। ये आपका जो है पूरा वेरीफाइबल एलिमिनेशन, मतलब केमिकल वेपन को ख़त्म करना है पूरे वर्ल्ड से। काफ़ी अच्छी वो है। इसको पीछे पीस प्राइज़ भी मिला था मेरे ख्याल से 2013 या 14 में, एक बार कंफर्म करके बताइएगा। ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रमोट करता है और वेरीफाई यानी सत्यापित भी करता है कि केमिकल वेपन जो कन्वेंशन है उसके जो एम है कि भैया सबको रोकना है, केमिकल वेपन का कोई यूज़ ना करे और उनका डिस्ट्रक्शन भी करा दो। तो अगर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी तरफ कार्य करते रहो, तो लोग खुद ही नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक, वेरिफिकेशन जो है इसमें यही है कि एवेल्युएशन मेंबर जो स्टेट्स हैं उनके ऑन साइट इंस्पेक्शन कर सकें, उनके डिक्लेरेशन समझ सकें, उसका इवेल्युएशन करें कि हाँ भैया इसके पास है कि नहीं। अब नॉर्थ कोरिया अगर बोले कि हमारे यहाँ केमिकल वेपन नहीं है तो कौन कितना मानेगा, लेकिन भारत अगर बोल दे कि हमारे यहाँ केमिकल वेपन नहीं है तो लोग मानेंगे तुरंत, हमारी ज़्यादा वो है। लेकिन फिर भी वो लोग ऑन साइट जाके इंस्पेक्शन भी करते हैं, निरीक्षण भी करते हैं कि भैया चेक करते हैं। तो ठीक, कार्यकारिणी परिषद जो है आपकी OPCW की, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, मतलब कि एक तरीके से सारे कार्य यहीं लागू कराता है वहाँ पे। और इसमें 41 स्टेट पार्टीज होते हैं। अब देखो पूरा 193 हैं मेंबर्स, लेकिन उसमें से एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें 41 स्टेट पार्टीज हैं। और काउंसिल जो है इसका बजट को देखता है, जनरल सेक्रेटरीट, ये सारी चीज़ें। इंडिया इसका मेंबर है OPCW, इंडिया जो मेंबर है, जो कार्यकारिणी परिषद है OPCW का, एशिया के रीजन से। और कंट्री ने हमने जो है साइन किया था इस ट्रीटी को 14 जनवरी 1993 से। हालांकि OPCW कब फोर्स में आया है? 1997 में आया है, ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि कई लोग होते हैं रेटिफाई कर लें तो उनका एम होता है कितने लोग रेटिफाई कर लेंगे तो हम ये लागू हो जाएगा। केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है, जिसका अंतर्गत ये संस्था है OPCW, ये क्या है? ये मतलब चाहता है कि कोई भी इसका प्रोडक्शन ना कर सके, कोई भी केमिकल वेपन का विकास ना कर सके, कोई भी स्टॉक पाइल ना कर सके। यानी कि ना विकास हो इन हथियारों का, रासायनिक हथियारों का, ना उत्पादन हो, ना संचय हो, और उपयोग पर के निषेध पर, मतलब कोई उपयोग भी ना कर पाए पे ये जो है कन्वेंशन बनाया गया है। और इसमें डिस्ट्रक्शन भी कराना है, मतलब उसको ख़त्म कर दो जो भी केमिकल वेपन्स हैं। और साथ ही साथ ये एक तरीके का आर्म कंट्रोल ट्रीटी है। ठीक, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी कि मतलब हथियार जो है दुनिया में ना रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि हथियार जितने ज़्यादा रहेंगे, खतरनाक जितने ज़्यादा हथियार रहेंगे, उतना जो पूरा एक ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ख़त्म होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। हेग में है ये, नेदरलैंड्स में। और ट्रीटी कब बनी थी? 29 अप्रैल 1997 में आई थी। और वही है स्टॉक पाइलिंग, ये सारी चीज़ें नहीं होती। और देखो अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही ख़त्म कर देता है केमिकल्स को। ये कहता है कि अगर यूज़ करना तो बहुत ही कम पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी अनुसंधान, मेडिकल, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल और प्रोटेक्टिव यूज़ के लिए कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। ठीक, आपको कुछ एग्जाम्पल मुझे बताने हैं, जैसे मैंने बताया नर्व गैस होती है, ठीक, और मस्टर्ड गैस होती है। इसी तरीके से नोविचोक नाम से एक पीछे केस हुआ था, वो किससे संबंधित है बताइए? क्रू 2 मिशन जो है, ठीक, इसमें क्या है देखो, नासा और स्पेस एक्स, जो इलॉन मस्क की स्पेस वाली ये जो कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है ना, जहाँ से रशिया ने, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पढ़ा था कि रशिया ने कहा है कि भैया हम अपना बना लेंगे इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्यों? पहले ह्यूमंस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए तुम लोग डिपेंडेंट थे रशिया के ऊपर, तो तुम लोग हमसे जो अच्छी अच्छी बातें करते थे। अब तुमने जब से स्पेस एक्स आ गया, ये भेजने लग गया, तो अब तुम लोग हमको जो है नई अच्छी बातें करो, तो हम खुद का जो है स्पेस स्टेशन बना लेंगे, जाओ बेटा, हम नाराज हो गए। तो ये वाली बात है, 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर फ्लोरिडा से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इस वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। और ये क्रू 2 मिशन था। ठीक, क्रू 2 मिशन था ये,
और ये सेकंड क्रू रोटेशन है आपका स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन एंड द फर्स्ट विद द इंटरनेशनल पार्टनर। ठीक, स्पेस एक्स का जो है कौन सा क्रू ड्रैगन का था, मतलब इसमें ये है आपका कि पहले जो स्पेस एक्स ले गया मतलब गए थे, अब उनको वापस लेके और इन लोग को भेज दिया अब इसने 4 लोगों को। ठीक, ये लोग वहाँ पे कुछ 6 महीने उन्हें रहेंगे फिर वापस आएंगे। अभी पूरी चीज़ बताता हूँ। जो 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं उसमें से 2 तो यूएसए के हैं नासा से और 2 जापान से हैं, नहीं 1 जापान से और 1 यूरोपियन स्पेस एजेंसी से हैं, तो 3 जगहों से हो रहा है ये। और क्रू 2 जो है आपका ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच गया है। ये चालू हुए थे नवंबर 2020 से क्रू 1 वाले। ठीक, और उन्होंने ज्वाइन क्रू 1 वाले टीम मेंबर्स उन्होंने ज्वाइन किया था मेंबर्स ऑफ द एक्सपीडिशन 64, पहले कोई चल रहा होगा उसके मेंबर्स को ज्वाइन किया था। और अब कौन सा गया, क्रू 2 गए। ठीक, क्रू 1 मिला था एक्सपीडिशन 64 से और वहाँ पे फिर उन्होंने माइक्रो ग्रेविटी वाली स्टडी करी थी। माइक्रो ग्रेविटी में आप लोगों ने देखा होगा हवा में उड़ने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम ग्रेविटी रहती है। अगर वैसे भारत बता रहा हूँ पूरी दुनिया में भी अगर ग्रेविटी हमारी ना हो तो हम ज़मीन पर रुक ही ना पाए, हम लोग भी हवा में उड़ेंगे। तो कुछ जो रिसर्च हैं क्रू कैरियर जो यहाँ पे करते हैं वो यही है कि किस तरीके से फूड रह सकता है। ठीक है ना, कि खाद्य शरीर विज्ञान पे देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं उस हिसाब से क्या इम्यूनिटी है, क्या गट माइक्रोबायोम है, मतलब इंसान कैसे रहे, क्या उसका इफेक्ट पड़ सकता है माइक्रोग्रेविटी में स्पेस रहने पे, उसकी मतलब आंत माइक्रोबायोम प्रतिरक्षा उसकी किस हिसाब से, प्रतिरोधक क्षमता क्या रहेगी। ठीक, किस तरीके से क्रू जो है वो स्पेस फ्लाइट में रह सकता है, ये सारी चीज़ें हमें मतलब एक तरीके से उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ताकि जब कभी मार्स पे जाएं, चांद पे जाएं, इंसान भेजें तो हम लोग और बेहतर तैयार हो सकें पहले से। ठीक, और ये लोग जो हैं अभी जो गए हैं ये 6 महीने रहेंगे और उसके बाद जो है और तब तक जो है कंडक्ट करते रहेंगे इस साइंस के एक्सपेरिमेंट लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक, जो मेन फोकस है इन लोग का वो यही रहेगा कि टिश्यू चिप पर। ठीक, ऑन द टाइम विल बी टू कंटिन्यू ए सीरीज ऑफ टिश्यू चिप इन स्पेस स्टडीज। अब टिश्यू चिप क्या है ये समझ लेते हैं। जो आपका ये आपका उत्तक चिप्स जो है ये क्या है, स्मॉल मॉडल्स ऑफ ह्यूमन ऑर्गन होते हैं, छोटे छोटे मतलब ये ह्यूमन ऑर्गन का स्मॉल मॉडल है, टिश्यू चिप्स बोला जाता है इन्हें। और इसमें कई सारे जो है आपके सेल होते हैं, कई सारे मल्टीपल टाइप के, और ये उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी। मान लीजिए एक हाथ हो गया या फिर लंग्स हो गए। ठीक, आपका जो है फेफड़े हो गए, लंग्स हो गया आपका, दोनों एक ही चीज़ है, और आपके हार्ट हो गए। तो इन सब का जो है स्मॉल मॉडल बना दिया टिश्यू चिप जिसे कहते हैं, और फिर उसको चेक करोगे भैया कि किस तरीके से स्पेस में काम कर रहा है। ठीक, नासा के अनुसार अगर देखा जाए तो हम स्पीड अप कर सकते हैं चिप्स के जरिए कि प्रोसेस की हम ये देख सकते हैं कितना सेफ है, कोई ड्रग्स किस तरीके से काम कर रही है, कोई वैक्सीन कोई टीका किस तरीके से काम कर रही है। हम उनको इन टीकों को इन ड्रग्स को जो है ये जो ह्यूमन मॉडल्स थे छोटे छोटे, ठीक, जैसे कोविड की मान लीजिए वैक्सीन है, फेफड़ों पे क्या असर करती है, कितना कर सकती है, बचा सकती है, या फिर कोई और जो है दवा है, तो हम इसको ये टिश्यू चिप के जरिए स्पेस में जाके आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है मेडिकल उस फील्ड में काफ़ी बड़ा वो होगा। साइंटिस्ट ये कहते हैं टिश्यू चिप का यूज़ करते हुए कि किस तरीके से ह्यूमन ऑर्गन, कोई एक निर्दिष्ट ह्यूमन ऑर्गन किस तरीके से बिहेव करता है, और अगर हम सेम चीज़ अर्थ पे करें तो वो कहते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, महीने साल भी लग सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कम टाइम लगेगा। समझ रहे हो, तो ये अच्छी बात है। और अगला जो है कि ये कमर्शियल क्रू प्रोग्राम जो नासा और स्पेस एक्स के बीच में है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि स्पेस में जाना कम पैसे में चला जाए, और जब कम पैसे में जाएंगे आप ट्रांसपोर्ट कर सकोगे कम पैसे में, तो ज़्यादा जाओगे तो रिसर्च भी ज़्यादा कर सकोगे ना यार, ये वाली चीज़ है। तो ये मतलब इसका उद्देश्य है मुख्य, जो मतलब इलॉन मस्क हमेशा कहता है कि मैं इंसानों को मार्स पे भेजना चाहता हूँ, जो सपने हैं वो उनको पूरा करना चाहता हूँ। थ्रू दिस प्रोग्राम नासा जो है कम दाम में अपने बाय शेयरिंग दम विद द कमर्शियल पार्टनर्स, और जो कम दाम भी है और कमर्शियल पार्टनर्स भी जो हैं उसके, जैसे कि बोइंग, स्पेस एक्स, इनके साथ में मिलकर जो है कंपनियों को इंसेंटिवाइज करेंगे, वो लोग बनाएंगे अच्छी अच्छी डिज़ाइन, अच्छी अच्छी बिल्ड के जो है कमर्शियल ऑर्बिटल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। मतलब ये एक तरीके से वैसे ही हो गया, यहाँ से धरती से जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ से वापस आ रहे हैं,
तो कमर्शियल ऑर्बिटल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गए, आराम से कम पैसे में कम समय में आसानी से कर सकेगा, इंसान जा सकेगा। बोइंग और स्पेसएक्स जो है सितंबर 2014 से नासा के साथ में ये वाला जो कमर्शियल प्रोग्राम है इसमें काम कर रहे हैं, ताकि ट्रांसपोर्ट कर सकें क्रू को फ्रॉम यूएस टू द ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक, तो इसके बाद जो हम लोग आ गए फेवरेट सेक्शन पे अपने, उसको बोलते हैं कौन बनेगा ISP से। इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ते नहीं, पढ़ के ये भी समझते हैं किस तरीके से एग्जाम और में हमें क्वेश्चन अपने क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देते हुए सही करने हैं। देखिए, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट 2021, ठीक, जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन 2021। नेताओं का मतलब समझ रहे हो, लीडर्स। तो ये सही कौन सा है इसमें बताया जाता है, कौन से स्टेटमेंट सही है देखना है। देखिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन है अभी, उन्होंने पृथ्वी दिवस के दिन पर यानी कि 22 अप्रैल के अवसर पर जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन आधारित अर्थात लीडर समिट ऑन क्लाइमेट नामक एक आभासी बैठक का मेजबानी की। मतलब इन्होंने अब उसको जो है कंडक्ट कराया। तो अब ये काफ़ी चेंज है अगर देखा जाए, वैसे तो ये स्टेटमेंट सही है, काफ़ी चेंज है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो कहता था अरे क्लाइमेट चेंज कुछ है ही नहीं, खाली जो है गरीब देशों का वो है, मतलब हम लोग को डरा रहे हैं। तो लेकिन जो बिडेन जो कहता नहीं क्लाइमेट चेंज है और वो खुद से कंडक्ट करा रहा है, तो अच्छी बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। तो हमारे जो है कौन, ये वाला नहीं छोड़ के ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो समिट है वो ये सपोज टू गैल्वनाइज द एफर्ट्स, जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं कि वो किस तरीके से क्लाइमेट के क्राइसिस से निपटने वाले हैं, वो सब लोग मिलके इस चीज़ को बताते हैं। ये वाला जो समिट है मतलब उस पर डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ है। और ये भी बताते हैं भैया कि अर्जेंसी है, ठीक, अर्जेंसी है और हमें इसको जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए। और क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम लोग अच्छा स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन लेते हैं तो, ठीक, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एक्शन लें तो भाई आर्थिक रूप से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे वार्तालाप होती है। भाई कुछ बेनिफिट होगा तभी तो मिलेंगे। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो पहला दूसरा और ये, अब ये और ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि दो इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है, ठीक, एलिमिनेशन मेथड इसे कहते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि ऑब्जेक्टिव जो है इस समिट का, कि जो वर्ल्ड की मेजर अर्थव्यवस्थाएं हैं वो उत्सर्जन को कम करें और अगले दशक में, और जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो सार्वजनिक और निजी सेक्टर है उनको इन्वॉल्व करते हुए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, यूएस ने कहा है कि 50 से 52% जो है 2030 तक अपना उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है उसको कम कर देगा 2005 के लेवल से, जो है आपका 50 से 52%। यानी मान लीजिए अगर ये उस समय लेवल 100 था तो 2030 तक ये लोग चाहते हैं कि 48 से 50 तक ही लेवल रह जाए। ठीक, 50 से 52% कम कर लो इसमें, ये वाली बात है 2030 तक। और इन्होंने अनाउंस किया है कि एनुअल फाइनेंसिंग कमिटमेंट जो विकासशील देश हैं जैसे इंडिया हो गए, इनको 2024 तक जो भी इनको पैसा वैसा वित्तीय पोषण करना है, कमिटमेंट देना है, उसमें डबल कर देंगे उसको। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो एडाप्टेशन यानी कि क्लाइमेट से निपटने के लिए जो अनुकूल जो वित्तीय जो होगी सहायता, उसको ट्रिपल कर देंगे। तो अब काफ़ी यूएसए में अब चेंज ऑफ अप्रोच आया है। और इस पे देखिएगा एक ना एक क्वेश्चन मेंस में जरूर आएगा, मेंस में या फिर जो है क्लाइमेट चेंज से कोई भी क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसे आएगा तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं कि पूरी दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाला जो देश है यूएसए, अब वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबली जो है एक्ट कर रहा है अंडर द न्यू प्रेसिडेंट। ऐसे करके आप कुछ डाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? वो है आपका इंडिया। अगर कंट्री ना पूछे, तीसरा सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला पूछे, तो वो हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वही है वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट से संबंधित। ठीक, विश्व महासागर मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित है। इसमें कौन से स्टेटमेंट सत्य है पूछा गया है। देखिए, अभी वर्ल्ड बैंक ने एक वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट निकाली है, तो क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। ठीक, अगला है कि इट इज़ एन इंटीग्रेटेड असेसमेंट, यानी कि एक एकीकृत मूल्यांकन है कि वर्ल्ड ओशियन जो एनवायरनमेंट है उसका, यानी वातावरण पर्यावरण है आपका, आर्थिक और सामाजिक पहलू जो है ग्लोबल लेवल पे उसका क्या होने वाले हैं, वर्ल्ड ओशियन एनवायरनमेंट, इन सब की वजह से इसकी बात की गई। तो दूसरा स्टेटमेंट तो देखिए सही है। तो दूसरा, ये तीन स्टेटमेंट जो है, तीन ऑप्शन हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद क्या है कि ये पहला वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट जो हुआ था वो 2015 में हुआ था। तो देखिए, अगर आपने जब भी पढ़ो तो ये इस तरीके की रिपोर्ट पहली कब आई थी वो जरूर देखना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है।
पहला वाला गलत है, वर्ल्ड बैंक नहीं किया है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने किया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और पूछा ट्रू गया, इसलिए सी ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने वाली रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट। ये प्रदान करता है कि समुद्री पर्यावरण पर व्यापक वैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए। और उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार महासागर के मानव उपयोग के प्रबंधन में बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता, मतलब जो मैनेजमेंट है, ह्यूमन यूजेस जो किस तरीके से ओशियन को यूज कर रहा है, उसमें सब लोग मिलके यार काम कोऑर्डिनेशन के साथ में, कोऑपरेशन के साथ में करो। ऐसा नहीं कि कोई एक उठा और उसने सारे रिसोर्सेज खुद ही अपना लपेटना चालू कर दिया, जैसे चाइना है, ठीक। और 90% से ज़्यादा जो मैनग्रूव हैं, ठीक, और सी ग्रास हैं और मार्शी प्लांट्स हैं, ये सब एक्सटिंक्शन की तरफ है, विलुप्त होने वाले हैं। तो हमें और जो है मानव को, सारे देशों को एक साथ अच्छे समन्वय के साथ में, अच्छे सहयोग के साथ में कार्य करना चाहिए, ठीक। तो इसी साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोग को यूपीएससी और ईपीएफओ से के जो है कंप्लीट पेड ग्रुप लेने हैं और या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप लेना, तो इन 2 नंबर्स पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, 8564880530, 9696066089 पे। चलिए आप लोगों से कल मुलाकात होगी फिर से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।